हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट 1857 की क्रांति मैंने पीछे आपके वीडियो में पढ़ाया है और आप वहाँ पे निश्चित तौर पे आप देखिएगा। अगला जो चैप्टर है इसका, जिसका नाम है नेक्स्ट थर्ड बुक में, उसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बारे में हम लोग चर्चा आज करने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 11 है, जो आपका लेक्चर 1 होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग आगे यह चर्चा करेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आज के वीडियो में हम लोग केवल महात्मा गांधी की चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी की शुरुआत कैसे होती है, चीजें क्या क्या होती है और उनके जीवन से क्या परिचय निकलता है, और तब वो आते हैं तो कैसे भारत में क्षेत्रीय आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। कहते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बचपन का नाम इनका मनु था। बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे ये। पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और माँ इनकी और पत्नी थी। ये शुरू से ही एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन माता पिता के दबाव की वजह से ये डॉक्टर ना बन करके क्या बनने, वकील बनने की कार्य शुरू किया। वकालत की डिग्री इन्होंने लंदन से लिया। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांधी जी की कहाँ हुई थी? अपने गांव में ही हुई। बहुत ही कम उम्र, कहते हैं कि 13 बरस की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई और उसके बाद से 1889 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। 3 साल लंदन की पढ़ाई करने के बाद लंदन में वकालत की 1892 में वापस चले आते हैं। भारत में आने के बाद वो अपना वकालत की पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, पढ़ करके आते हैं तो भारत में ये आराम से पूरी तरीके से जा करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं 1892 ईस्वी में। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान इन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती है, तो अहमदाबाद से ये कहाँ जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में भी इन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती है, तो वहां से ये वापस कहाँ चले आते हैं, फिर से अहमदाबाद आते हैं और बड़ी निराश रहते हैं, क्योंकि उतनी ज्यादा शुरुआती दौर में वकालत की बात नहीं हो रही थी और दबाव भी था, क्योंकि ये शादीशुदा व्यक्ति थे, पारिवारिक जीवन था, तो पैसों की जरूरत होती थी। इसी बीच एक घटना घटित होता है। इनके चाचा होते हैं, उन्हीं के एक मित्र होते हैं जिनका नाम अब्दुल्ला होता है। सेठ अब्दुल्ला कहते हैं, सेठ अब्दुल्ला का अपना कारोबार कहाँ होता है? साउथ अफ्रीका में होता है। सेठ अब्दुल्ला इनके चाचा से मिलते हैं और कहते हैं एक वकील की जरूरत है, और उसी वकील के रूप में गांधी जी को प्रस्तुत किया जाता है और वहीं पर निमंत्रण मिलता है कि आप आइए, साउथ अफ्रीका अगर काम करना है तो चलिए। गांधी जी को एक मौका मिलता है और गांधी जी यहाँ से साउथ अफ्रीका जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भारत में उनका काम धंधा चल नहीं रहा था, जिसके वजह से वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका यहाँ से वो बाई नाव से जाते हैं, पनिया जहाज से जाते हैं और जाने के बाद डरबन जो बंदरगाह था वहां उतर जाते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें प्रिटोरिया जाना होता है। ट्रेन से जाना रहता है। ट्रेन पर बैठ जाते हैं और प्रिटोरिया के लिए रवाना हो जाते हैं, जोहान्सबर्ग के पास, जहां बीच में ही एक उनके साथ घटना होती है ट्रेन पर चढ़ने के बाद, कि जिस बोगी में वो चढ़े हुए थे उस बोगी में केवल, यानी एसी बोगी में, साउथ अफ्रीका में ये रूल था कि केवल कौन व्यक्ति चढ़ सकता था, तो केवल चढ़ सकता था तो वो गोरा आदमी ही चढ़ सकता था। कोई काला एसी बोगी में सफर नहीं कर सकता था। लेकिन टिकट लेकर के गांधी जी उस बोगी में चढ़ जाते हैं और उनके साथ उस बोगी में बदसलूकी होती है कुछ अंग्रेजों के द्वारा, और बीच में एक जगह आता है जोहान्सबर्ग से पहले, मेरिट्सबर्ग, जहां पर उन्हें ट्रेन जब रुकती है तो धक्का दे करके ट्रेन से उतार दिया जाता है। यही धक्का दे करके ट्रेन से उतारना ही गांधी जी के जीवन में एक परिवर्तन लाता है, क्योंकि गांधी जी कोई खराब फैमिली से नहीं थे, अच्छे खासे परिवार से थे। पिताजी उनके उस जमाने में दीवान थे, अच्छा खासा पैसा था। पैसा नहीं होता तो गांधी जी लंदन पढ़ाई करने नहीं जाते, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आए थे। उस समय हमारे यहाँ बैरिस्टर की पढ़ाई शान शौकत वाली हुआ करती थी। लंदन से पढ़ करके आए थे, भारत में कारोबार था, अपना चल रहा था। साउथ अफ्रीका केस लड़ने ही गए थे, लेकिन उनके साथ जो चोट लगी जीवन में उनका, जो उन्हें धक्के दे करके उतारा गया,
उसके बाद वहां उतरने के बाद लोगों से मिलते हैं और बहुत सारी चीजों को देखते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक वकालत करने के लिए तो गए थे, लेकिन अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय लगभग 24 साल का समय उन्होंने वहीं पे गुजार दिया। साउथ अफ्रीका को आजाद कराने में जिस वक्त वहां पे गोरे और काले का लेकर के बहुत रंग भेद की नीति थी, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका हक दिलाया। लंबा समय भी लिया, प्रवासी दौर में उन्होंने वहां पर बहुत कुछ सीखा। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसी बातों का प्रयोग भी किया और सीखा भी। आश्रम भी स्थापना किया और अहिंसा के मार्ग पर कैसे चलते हैं इसका प्रयोग भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किया। इसी की बात आज हम लोग करेंगे। थोड़ी सी पहले वहां करेंगे, साउथ अफ्रीका की तरफ चलते हैं और फिर साउथ अफ्रीका से गांधी जी हालांकि बीच में भी एक बार आए थे, लेकिन फिर अपने परिवार के साथ चले जाते। उस दौरान भारत में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार हो रहा था। 1905 और 6 का समय था, जब देश में 6 से लेकर 7 के बीच में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय गांधी जी आते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। उस समय क्रांतिकारी नेताओं का यहाँ दौर चल रहा था, जिसमें लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे क्रांतिकारी नेताओं का बोलबाला था। और इस दौरान गांधी जी वापस जाते हैं और फिर गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं, जिनके उपलक्ष्य में आज भी हम भारत में 9 जनवरी यानी 7, 8, 9 3 दिन अप्रवासी दिवस मनाते हैं गांधी जी के साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आने की वजह से। और जब हिंदुस्तान आते हैं तो फिर यहाँ क्या करते हैं, इससे पहले की कहानी दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जो मैंने आपको बताया। आज हम गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी बचपन से ही थोड़ा शर्मीले स्वभाव के थे। उनके बचपन का नाम मन्नू था। इनका अल्प आयु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा, जो इनकी पत्नी थी, से विवाह करा दिया गया तथा 18 विवाह करा दिया गया। अल्प आयु में ही विवाह हो गया था। उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद वो लंदन जाते हैं। मैंने जैसा कि पीछे अभी बताया कि 89 में वो लंदन वकालत की पढ़ाई करने गए और 92 में मैंने जैसा कि कहा कि पढ़ करके वापस में वकालत की पढ़ाई पूरा करके वापस इंडिया आ गए। ठीक है, यही मैंने आपको बताया, चर्चा किया मैंने आपसे। अब कहता है कि गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका का सफर गांधी जी का कैसा रहा। तो 1893 से लेकर के 1914 के बीच में कहां रहे गांधी जी, साउथ अफ्रीका रहे। 15 में हिंदुस्तान वापस आते हैं। तो इस बीच की कहानी हमने बताया आपको क्या क्या हुआ था। अब देखिए, भारत में सही से वकालत नहीं चलने के कारण, यही तुमने कहा कि गांधी जी का वकालत यहाँ पे नहीं चल पा रहा था, जिससे बड़ी वो परेशान थे और उन्हें एक ऑफर मिलता है, एक मौका मिलता है और साउथ अफ्रीका वो चले जाते हैं। नहीं चलने के कारण सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका नए चले गए, दक्षिण अफ्रीका गए। अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। कहां पर, साउथ अफ्रीका में। गांधी जी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी जी अंदर से बड़ा विचलित हो गए, क्योंकि वहां गोरे और काले का जो रंगभेद की नीति थी ना, वो बहुत ज्यादा कठोर थी और एकदम दिल को छू जाने वाली बात होती थी। यही कारण है कि उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने रंग भेद का सामना किया, देखा, सुना, महसूस किया। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 साल समय बिता दिया, रंग भेद का खुलकर विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले काले लोगों को इस भेदभाव से आजादी दिलाई। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार अहिंसात्मक विरोध की विशिष्ट तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किताबें पढ़ी और पढ़ने के बाद एक अपनी बेहतर छवि भी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही बनाया, क्योंकि उस छवि की प्रचार हिंदुस्तान में भी होती थी। ऐसा नहीं था
कि नहीं होता था, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग व्यापारी के तौर पर साउथ अफ्रीका उस समय जाते थे और वो लोग ये देखते थे कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान का कैसे अकेला लड़ाई लड़ रहा है, कहां पर, साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति के तहत, और वहां पे वो कैसे मेहनत कर रहे थे, लोगों के बीच में लड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये प्रचार उनका हिंदुस्तान में भी हो रहा था, इसलिए हिंदुस्तान की जनता के बीच में गांधी जी की भी एक बेहतर छवि बन रही थी और लोग उनसे मिलने को बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। लड़ाई अपनी पूरा करने के बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आएंगे, जिसमें विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया गया। उच्च जाति भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए भी चेतावनी दी। इस प्रकार गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से कैसे किसी चीज को बढ़ाया जाता है, इसका प्रयोग कहिए या सीखना कहिए, उन्होंने साउथ अफ्रीका में इसका प्रैक्टिकल कर लिया था, यानी प्रयोग कर लिया था। इस मामले में पूरी तरह से वो तैयार हो चुके थे। अब भारत आते तो भारत को भी परिस्थितियों को देख करके काम करना था। इसीलिए एक व्यक्ति हैं चंद्रन देवनेसन ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बना दिया। अगर शायद गांधी जी साउथ अफ्रीका ना जाते तो उनको महात्मा बनने का अवसर नहीं मिलता, शायद अफ्रीका ने ही उन्हें क्या बनाया, महात्मा बना दिया। ये चंद्रन देवनेसन ने कहा है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब आता है कि गांधी जी जब उधर थे तो भारत में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन 1905 से 7 के बीच में। देखिए ये अलग है, थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें तो गांधी पढ़ना है और गांधी के द्वारा चलाए गए नेशनल मूवमेंट को या क्षेत्रीय मूवमेंट को पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ लेते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर के 7 तक चला। इस आंदोलन के निम्न प्रमुख नेता थे, खास करके 3 लोग थे जो मैंने अभी चर्चा किया था। बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल के रहने वाले थे, और लाला लाजपत राय जो कहाँ के रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले थे। इन्हीं को तीनों को ही लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। ये क्रांतिकारी लोग थे। इन लोगों ने अंग्रेजी शासन के प्रति हिंसा का रास्ता अपनाने का सिफारिश किया था। ये लोग हिंसावादी थे, तोड़ फोड़ में विश्वास करते थे और हिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को भगाना भारत से चाहते थे। इसीलिए भारत के जो नेशनल मूवमेंट हम जब पढ़ते हैं तो उस समय 1905 से लेकर के 1919 के दौर को हम लोग क्या कहते हैं, एक चरण कहते हैं। जब नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं ना तो 3 चरणों में बांटते हैं हम लोग। तो ये दूसरा चरण होता है जो क्रांतिकारियों का ही चरण माना जाता है। पहला तो 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादियों का चरण था, दूसरा क्रांतिकारी, और तीसरा जब 1919 में गांधी जी आ जाते हैं तो उसे गांधी युग या गांधी के रास्ते से चल देते हैं हम लोग, गांधीवादी चरण भी कहते हैं। अब देखिए ये रास्ते थे। इसी बीच गांधी जी का भारत में आगमन होता है। कहते हैं कि 9 जनवरी 1915, मैंने पहले भी कहा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे, जिसके कारण हिंदुस्तान में अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के पश्चात भारत वापस आए। भारत वापस आते हैं। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता से मिलकर उनके साथ विचार विमर्श किया और उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गुरु थे। किसके? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए सारे देश का भ्रमण भी किया। यहीं पर गांधी उनसे गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आप भारत में आए हो तो आते ही भारत की लड़ाई में कूद मत जाना, पहले 1 साल कंप्लीटली भारत का भ्रमण करो, भारत को देखो, भारत को करीब से समझो कि भारत में क्या स्थिति है। और वो भी जब घूमते वक्त तुम्हें कभी एसी और स्लीपर बोगी से नहीं, जनरल बोगी से, 3य श्रेणी से सफर करना, जहां हिंदुस्तान की असली पहचान होती है। और तब तुम्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तान में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और असमानता, जातिवाद कितनी कुट कुट कर भरी है। तो लड़ाई हमें कहां से शुरू करना है? क्या हमें
अंग्रेजों से ही लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, या अपनों के बीच में ही जो जंग है पहले उसको खत्म करना पड़ेगा। तुम्हें कहां से शुरुआत करना है ये 1 साल के भ्रमण के बाद ही आपको पता चलेगा। इसलिए मेरी बात मानो गांधी, तुम पहले 1 साल भारत में भ्रमण करो। ये गोपाल कृष्ण गोखले का सलाह था और गांधी जी ने निश्चित तौर पे इसकी बातों को स्वीकार किया और माना भी। इसी दौरान उन्होंने बहुत कुछ देखने का प्रयास किया। इसी दौरान उनकी सार्वजनिक उपस्थिति बनारस में भी होती है, जहां पहली बार भारत में किसी सभा को संबोधित करते हैं। लखनऊ भी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, गुरु बनाया और भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए सारे देश के भ्रमण किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि को और इसके लोगों को जान सके। 1915 से 16 तक के दौरान महात्मा गांधी तीसरे दर्जे की यात्रा की, यानी थर्ड, क्या कहते हैं उसको, जनरल बोगी में ट्रेन से सफर किया। जब जनरल बोगी में ट्रेन से सफर किया तो उन्हें हिंदुस्तान की असलियत दिखाई वहां पर दी और समाज के कष्टों को जानने की कोशिश की। देश में फैली अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, छुआछूत से उन्हें बड़ा दुख हुआ। जब ये घूम रहे थे तो ये सारी चीजें उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत कुछ की कमी है। उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपिता के लिए समर्पित कर दिया। कहा कि नहीं, मुझे अब यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए जब तक मैं देश से अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और छुआछूत की लड़ाई लड़कर अंग्रेजों से आजाद नहीं करा देते हैं, या भारतीयों में ही भारतीयों से आजादी नहीं करा देते हैं, तब तक हम चैन का सांस नहीं लेंगे और शांति से हम बैठेंगे नहीं। और इस प्रक्रिया में गांधी जी लग गए। इसी बीच 1 साल जब घूम ही रहे थे तो उसी दौरान उनकी क्या होती है, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन होता है। कहते हैं कि फरवरी का महीना था और इसी फरवरी 1916 में क्या होना था, भाई BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन था। गांधी जी को एक हैसियत के तौर पे, साउथ अफ्रीका की हैसियत, हिंदुस्तान में इनकी पहचान क्या थी, लेकिन वहां की हैसियत के आधार पर गांधी जी को क्या किया गया, एक उस सभा में संबोधित किया गया, यानी बुलाया गया और कहा गया कि आप यहाँ पे आइए, कुछ बोलिए। गांधी जी वहां जाते जरूर हैं, देखते भी हैं, देखते हैं कि लोग कोट पैंट पहने हुए हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, टोपी पहने हुए हैं और लोग वहां पर हैं, लेकिन कुछ ही लोग बोलने वाले हैं और कुछ ही लोग उनको सुनने वाले हैं। ऐसे में देश की गरीबी कहां से आएगी? ऐसे में किसान के प्रति जो दुर्घटना घटित हो रही है, जो किसानों का शोषण हो रहा है, वो कैसे खत्म होगा? गांधी जी तो उल्टे कांग्रेस को ही अड़े हाथ ले लेते हैं। देखिए ना क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में ही हुआ। यहीं से MCQ का क्वेश्चन भी आता है 12वीं में। ठीक है, इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी भी थे, जिनके द्वारा पैसा दिए जाने पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान किया गया था। समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में एनी बेसेंट भी जैसे महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। वही जब गांधी जी को बोलने की बारी आती है, गांधी जी भी थे, बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को ध्यान ही नहीं दें और चले हैं भारत को आजाद कराने के लिए, भारत आजाद हो जाएगा। ऐसा कतई संभव नहीं होगा। जब तक हिंदुस्तान में किसान काम कर रहे हैं और किसान के काम करने का हक उन्हें वाजिब नहीं मिल पाता है, तब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा। जब तक अंग्रेज यहाँ पर शोषण करते रहेंगे और भारत से किसानों की आय लेकर जाते रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तान में किसानों के आय, किसानों के मिलाने के लिए, देने के लिए संघर्ष करनी पड़ेगी। किससे? अंग्रेजों से। तब हमें सफलता मिल सकती है। और तब उन्होंने कहा, ध्यान देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथ ले लिया, उन्हीं को उल्टा बोलने लगे। उनने कहा, हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय यानी मतलब ही नहीं है जब तक हम किसानों को से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को
ले जाने की अनुमति देते रहेंगे। यानी किसानों का जो वाजिब हक है वो किसानों को ना मिले, अगर दूसरा लेकर जाता है और जब तक वो लेकर जाता रहेगा तब तक देश आजाद कहां से होगा, उसको तो रोकना पड़ेगा ना। यही वो बात कहते हैं कि अनुमति देते रहेंगे, हमारी मुक्ति केवल और केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना तो वकील, ना ही डॉक्टर और ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए किसानों की आय उन्हें मिले, इसके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है। गांधी जी ने इसी में एक संकेत दे दिया कि शायद उनकी पहली तलाश कहीं ना कहीं किसानों के लिए है, और वो तलाश उन्हें लखनऊ में पूरा होता है जब एक चंपारण यानी बिहार का किसान आते हैं राजकुमार शुक्ला और उनसे कहते हैं कि आइए चंपारण में किसानों के साथ क्या हो रहा है देखिए एक बार। और गांधी को शायद इस चीज की पहले से तलाश थी कि कोई एक ऐसा जगह मिलता जहां पे हम अपनी अहिंसात्मक प्रयोग शुरू करते, और वो उन्हें दिखाई दे रहा था चंपारण, जहां वो अब जाने को तैयार होंगे। देखिए आगे क्या मिलता है। दिसंबर में 1960 में लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा था। मैंने बताया था वहां पे वार्षिक अधिवेशन हुआ था, और मुद्दा भी क्या था, किसानों का ही मुद्दा था। वहीं पे देश के सारे किसान आए थे, और वहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ला जी मिलते हैं, जो चंपारण आने का उनका निमंत्रण करते हैं। बिहार में चंपारण से आए किसानों ने उन्हें वहां के अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। वो कौन थे? राजकुमार शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे साथ वहां पे गलत होता है। एक बार गांधी जी आप आइए चंपारण और देखिए। शायद चंपारण की तलाश गांधी को थी, और गांधी वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। और जब वहां वो जाते हैं तो अब गांधी जी का यहाँ पर क्षेत्रीय आंदोलन शुरू होता है। अभी तक तो गांधी जी का भ्रमण और आना जाना रहा, अब वहीं से चंपारण से गांधी जी अपना पहला प्रयोग करेंगे और 3 क्षेत्रीय आंदोलन करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।